Hi everyone. Welcome to the first evening session of Jashni Dastani Mumbai. Uh, Let me take a quick minute to introduce our guest, Danish Hussain. Uh, Danish Hussain is an actor, storyteller, poet, and a theatre director. He lives in Mumbai and runs his theatre company, the Hoshruba Repertory. He was instrumental in reviving the lost art form of Urdu storytelling, Dastan Goi, which he later expanded into a multilingual storytelling project, Kissebazi, to showcase and preserve stories from oral and written literature of the languages of India. Recently, he has been applauded for his performances in Netflix series Taj Mahal 1989 and the Z5 original film Me Raksam. Danish Hussain, using the Dastanic form of oral storytelling that he performs under his storytelling project Kissebazi, will present today a short tale about the birth of theatre in the early days of the island city Bombay and the subsequent rise of Parsi, Hindustani, and Marathi theatre in Mumbai as a part of the Asiatic Society of Mumbai's Jashn-e Dastani Mumbai. I welcome you all, and let's get started. Okay. Hey everyone, hi. Welcome to this session of Kissabazi Dastan Bombay में theatre की आमद की. So, because I'm in half a costume, you can use your imagination. What else will I be wearing below? This will be half a performance, and I hope you guys enjoy it. So, without wasting time, let me straight away get into the story. Meanwhile, before I start, can you all confirm that you can hear me clearly, loudly, properly? Yes, we can. Yeah, okay. You guys can send on chat all your emoticons or whatever you want to send there. Your brickbats and bouquets, all are welcomed. So, दास्तान बंबई में थिएटर की आमद की. अक्सर मैं जब कोई बहुत ही मामूली काम दिन में कर रहा होता हूँ, जैसे कि ब्रश करना या जूते पहनना, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो पहला शख्स जिसने इन इन चीज़ों को इजाद किया होगा और उसने पहली बार जब इनका इस्तेमाल किया होगा, तो उसको कैसा एहसास हुआ होगा. यही ख्याल मुझे अक्सर कभी-कभी बंबई में थिएटर में बैठ के आता है जब मैं शो का इंतज़ार कर रहा होता हूँ या परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहा होता हूँ कि पहला बंबई में थिएटर कैसा होगा, कहाँ होगा, कब बना होगा. जब बंबई शहर में लोगों ने पहली बार एक मॉडर्न थिएटर में बैठकर नाटक देखा होगा, तो उनको कैसा एहसास हुआ होगा. और ये सवालात मुझे सोमनाथ गुप्त की एक किताब के पास ले गए, जिसका नाम पारसी थिएटर है, जो 1981 में पब्लिश हुई थी. पर यह किताब हासिल करना बहुत मुश्किल है. हमारी खुशकिस्मती की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन की कैथरीन हेंसन ने यह किताब हासिल की, और ना सिर्फ ये किताब हासिल की, उसके साथ बहुत सारे मसवदे और हासिल किए, और फिर उन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया, और ना सिर्फ तर्जुमा किया, इस किताब को बेहतर बनाया इसकी गलतियों को सुधार कर. तो इस दास्तान का सहरा मेरे नहीं, कैथरीन हेंसन के सर पे है. मैं महज एक कहानीकार हूँ, एक रावी हूँ, जो हमारे शहर के इस बेहतरीन इतिहास का एक हिस्सा आपको नकल कर रहा है. तो कहानी के अंदर दाखिल होते हैं कि कहानी यहां से शुरू होती है कि सन 1784 में 1784 में कंपनी बहादुर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुलाजिम मिस्टर जॉन फोर्ब साहब रिटायर हुए. इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने अपने तजुर्बात एक किताब की शक्ल में पब्लिश किए, और उन्होंने उस किताब में जिक्र किया कि जब उन्होंने बंबई छोड़ा, वहां काफी खूबसूरत इमारतें थीं, जिसमें अहम थी गवर्नमेंट हाउस, कस्टम हाउस, मरीन हाउस, बैरिक्स, मिंट, ट्रेजरी, थिएटर और एक जेल. सवाल ये उठता है, बंबई में पहला मॉडर्न थिएटर कब बना था? कैथरीन हेंसन ने एक तारीखी जासूस की तरह इसकी खोजबीन की, और वो इस नतीजे पे पहुंची कि सबसे पहला थिएटर बंबई में 1776 में बना था. इससे पहले किसी तारीख
पर्चे, अखबार, किताब में कहीं किसी कोई थिएटर का जिक्र नहीं मिलता। एक और साहब थे, मिस्टर डब्ल्यू मिलबर्न। उनकी सुहाने उम्री यानी मेमोइर्स में उसी साल छपी थी जिस साल फोर्ब्स की किताब 1813, और वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि शहर के बीच में एक खुला मैदान था, ग्रीन, जहां बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं, गवर्नमेंट हाउस थे, एक चर्च था, और चर्च के दाहिने हाथ पर एक बाजार, और बाजार के दहाने पर एक थिएटर। अब ये कैसे तय किया जाए कि 1776 1776 से पहले कोई थिएटर नहीं था? तो उसके लिए एक और साहब हैं, मिस्टर ए पार्सन, जिन्होंने किताब लिखी ट्रैवल्स इन अफ्रीका एंड एशिया, और वो लिखते हैं कि जब वो 1775 में बॉम्बे आए तो उस वक्त वहां पे बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें थीं, लेकिन उन इमारतों में थिएटर का जिक्र कहीं भी नहीं है। अगर कोई थिएटर मौजूद होता तो मिस्टर पार्सन की नजर उसको चूकती नहीं। एक और साहब थे, मिस्टर जे एस ग्रोस, जो अपनी किताब वॉयजेस टू ईस्ट इंडिया में लिखते हैं, फोर्ट से मिला हुआ खुला मैदान था, ग्रीन, जहां खूबसूरत पैदल चलने के रास्ते हैं, और उन रास्तों के दोनों तरफ करीने से लगे हुए शानदार दरख्त। मैदान के चारों तरफ खूबसूरत इमारतें और अंग्रेज लोगों के घर, पर उनके बयान में किसी थिएटर का कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन दो दस्तावेज अहम हैं जो ये तय करते हैं कि बॉम्बे थिएटर की तामीर कब हुई थी। 1833 1833 में बॉम्बे थिएटर अपने जवाल की गहराइयों में गोता लगा रहा था। थिएटर की माली हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी, और यह फैसला किया गया कि बॉम्बे थिएटर को बेच दिया जाए। लेकिन तब यह तफ्तीश शुरू हुई कि भाई इसका मालिक कौन है, किसकी मिल्कियत है। 2 अगस्त 1833 को मिस्टर जॉन बैक्स, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी को खत लिखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पेश की जाए कि व्हाट आर द टर्म्स ऑन विच द बॉम्बे थिएटर वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज सिंस बीन हेल्ड। जवाब में म्यूनिसिपैलिटी लिखती है, it is stated in the plan and survey of the revenue surveyor to belong to the honorable company, and neither rent nor acknowledgement have consequently ever been received by government. पर सबसे अहम जो दस्तावेज है वो है मिस्टर विलियम न्यूनहैम साहब का एक खत जो उन्होंने गवर्नर क्लेयर को लिखा। वो कहते हैं वो 20 साल से बतौर मैनेजर थिएटर से जुड़े रहे हैं। जहां तक उन्हें याद है, थिएटर की तख्लीक 1776 में हुई, जहां एक गंदे पानी का टैंक हुआ करता था। 1817 में कम्युनिटी से चंदा जमा करके इस थिएटर को बाकायदा मरम्मत करवाई गई, और आज जो थिएटर की मौजूदा कीमत है वो उस मरम्मत की वजह से है। लेकिन बॉम्बे थिएटर की मिल्कियत के बारे में उन्हें भी कुछ खास मालूम नहीं था। न्यूनहैम लिखते हैं, it may be proper here to state that at the time this great outlay was made by the community of this presidency, nothing was known to the managers of that period whether the ground or swamp, as before alluded to, was originally the property of government or of private individuals, or of any condition being attached to its occupancy, and that it was not till many years after, when filing the office of Chief Secretary to Government, that on tracing the records, I discovered from proceedings in 1789 that it had been originally occupied with the sanction of Governor Hornby, and its continuance then sanctioned by Governor Meadows, but subject to the pleasure of government. तो न्यूनहैम साहब के खत से ये साफ जाहिर हो जाता है कि मुंबई में पहला मॉडर्न प्रोसीनियम थिएटर 1776 में खुला था, बॉम्बे ग्रीन फोर्ट इलाके में। वो न्यूनहैम साहब ने 30 साल तक मुलाजमत की बॉम्बे थिएटर में। वो एक काबिल और असरदार मैनेजर थे, बहुत ईमानदारी के साथ थिएटर की सारी गतिविधियों को अपनी डायरी में दर्ज करते थे। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल था वक्तन बवक्तन थिएटर के लिए चंदा हासिल करना, एक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम्स मौसूल करना, खाने पीने का इंतजाम करना, और हर तरह से ये ख्याल रखना कि एक्टरों की किसी तरह से कोई दिल आजारी ना हो और ना ही उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे और एक्टर्स खुशहाल रहें।
और न्यूनहैम साहब ने ये सब जिम्मेदारियां बखूबी से अंजाम दी। तो यहाँ खत्म होती है पहली कहानी। जो कहानी ये थी कि बॉम्बे थिएटर पहली बार मुंबई में कब बना, और वो था 1776 में। अब यहाँ से इस कहानी का आगाज होता है बॉम्बे थिएटर के बारे में। क्या आप ये दूसरी कहानी सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहेंगे तो जल्द चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप कीजिए, तालियां बजाइए। अगर आपके कमेंट्स मुझे लगे, as per the dissertation and also written in the Journal of Bombay Asiatic Society, Bombay Theatre was built in 1770. हिमांशु साहब, तारीख है, मैं तो कैथरीन हेंसन के बयान से चल रहा हूँ और वो 1776 कहती हैं, तो I would rather go by what Catherine Henson has published, which must have been after due diligence. तो कहानी नंबर 2। बंबई उस जमाने में ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस जमाने में बंबई 3 जजीरों में, 3 आइलैंड्स में तकसीम था। मैंने भी सुना है कि बंबई कभी 7 जजीरों में तकसीम था, लेकिन हो सकता है वो दौर बॉम्बे थिएटर से पहले का हो। बहरहाल कैथरीन हेंसन लिखती हैं कि बंबई 3 जजीरों में तकसीम था। शुरू से ही यूरोप से ताजिर और मुख्तलिफ लोग हिंदुस्तान आ रहे थे। शुरू से मेरा मतलब मध्यकाल, खासकर वास्को द गामा की आमद कालिकत में 1498 में। उसके बाद स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच और इंग्लिश सभी आए यहाँ पर। आखिर में अंग्रेज, और वही बंबई के तीनों जजीरों पर कब्जा करने में कामयाब हो पाए। एक बिलेसिस फैमिली थी। उनके खुतूत और दस्तावेज से ये पता लगता है कि शुरू में इंग्लिश सोसाइटी यहाँ बंबई में बसी। वो एक मिलिट्री सेटलमेंट था जिनकी तफरीह के जराए महदूद थे। तफरीह के नाम पर वो या तो घरों में ताश खेलते, या मालाबार हिल पर जाकर खरगोशों का शिकार करते, या फिर कभी घुड़सवारी करते हुए थाने पहुंच जाते। मुमकिन है कि अपनी बोरियत मिटाने के लिए इन्हीं में से कुछ अफराद जमा हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो मिलकर एक थिएटर की तख्लीक करें जो उनकी तफरीह का जरिया हो। बॉम्बे थिएटर की तारीख कई दौरों में तकसीम है। पहला दौर था 1776 से 1819 तक। इस दौर के बारे में कुछ तफसील तो हमें नहीं मालूम, पर एक नोटिफिकेशन जो 27 जुलाई 1793 को बॉम्बे कुरियर में छपा था, उससे ये अंदाजा हो सकता है कि इस थिएटर में किस तरह के नाटक हुआ करते थे। नोटिफिकेशन एक अपील थी कि जिस किसी के पास शेरिडन के नाटक द स्कूल ऑफ स्कैंडल की कॉपी हो, वो थिएटर मैनेजर को रिसाल करे। थिएटर इस नाटक का मंचन करना चाहता है, पर उसके पास द स्कूल फॉर स्कैंडल की कोई कॉपी नहीं है। दूसरा दौर बॉम्बे थिएटर का था 1819 से 1835 तक। 1818 में थिएटर बंद हुआ मरम्मत के लिए। 1 जनवरी 1819 को थिएटर खुला हॉलक्राफ्ट के नाटक द रोड टू रूइन की परफॉर्मेंस से। 6 जनवरी 1819 को द बॉम्बे गैजेट के एडिटोरियल में क्रिटिक्स ये लिखते हैं, तकरीबन कौम के सभी लोग, सभी अफराद मौजूद थे, सिवाय उनके जो अलील या बीमार हो गए हों या किसी जरूरी काम से मसरूफ हों। इस दौर में सबसे ज्यादा पुष्टपनाही अगर किसी ने बॉम्बे थिएटर की तो वो थे बंबई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन। एल्फिंस्टोन नवंबर 1819 से लेकर नवंबर 1827 तक बंबई के गवर्नर थे। इस दौर में एल्फिंस्टोन ने बॉम्बे थिएटर की मदद कई तरीकों से की। कभी कॉमेडी और फार्स नाटकों की स्क्रिप्ट देकर, तो कभी हौसला अफजाई के लिए खुद दर्शक बनकर, तो कभी रुपयों और माल से। उनकी रुखसती के वक्त थिएटर ने द राइवल्स कह के एक प्रोडक्शन माउंट किया। एल्फिंस्टोन को बंबई के निर्माताओं में से एक गिना जाता है। उनके नाम पर एक कॉलेज है, एक सड़क है, एक मिल है और एक पुल। और हम सबको पता है कि उस पुल का क्या अंजाम हुआ। अंग्रेजों के जुल्म और एपैथी की तरह जो हमारे नेताओं और सरकारी अफसरों को विरासत में मिली है, वो पुल हम सब पर हाल ही में ढह गया। खामियाजा भुगतना पड़ा मुंबई की जनता को। बहरहाल एल्फिंस्टन की रुखसती के बाद बॉम्बे थिएटर पर काले बादल मंडराने लगे। हालांकि उनकी रुखसती के 16 साल बाद तक थिएटर चलता रहा, पर उसकी माली हालत और मेंटेनेंस दिन ब दिन बदतर होती गई। आखिर 1835 आते आते
थिएटर के कर्जे इतने बढ़ गए कि उसका अब चलाना मुश्किल हो गया था। चुनांचे ये फैसला लिया गया कि बॉम्बे थिएटर को बेच दिया जाए। अक्टूबर 1835 में जमशेद जीजी भाई ने 50,000 रुपए 50,000 की रकम पर यह थिएटर खरीद लिया। उधार चुकाने के बाद 27,379 27,379 रुपीस बचे, जो एक सरकारी खाते में जमा कर दिए गए। तकरीबन 10 साल तक थिएटर बंद रहा, लेकिन बंबई की आवाम को महसूस हुआ कि एक नए थिएटर की जरूरत है उनके तफरीह के लिए। अवाम ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया। बंबई के कई नामी गिरामी अखबारों ने उनकी हिमायत की और नतीजा ये हुआ कि सरकार ने जो पुराने थिएटर की नीलामी से रकम मिली थी उसे नए थिएटर की तामीर करने के लिए दे दिया। लेकिन सवाल ये उठा कि नया थिएटर बने कहाँ? तो साहब, बंबई के एक मशहूर ताजिर थे जगन्नाथ शंकर सेठ। उन्होंने ग्रांट रोड के पास अपनी एक जमीन थिएटर को दान दे दी। दान मिलते ही थिएटर की तामीर शुरू हो गई। इस मुहिम के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की सदारत मिस्टर एच फॉसेट ने की। फॉसेट साहब इंग्लैंड में जो ड्रॉप सीन के पर्दे होते थे वो लेकर आए थे और थिएटर में वो लगाए गए। नए बॉम्बे थिएटर का उद्घाटन 10 फरवरी 1846 को हुआ। यहां से शुरू हुआ बॉम्बे थिएटर का तीसरा दौर। शुरू में तो यहां अंग्रेजी नाटकों का मंचन होता रहा, लेकिन जो दर्शक पेट्रन्स बॉम्बे ग्रीन, फोर्ट, कोलाबा और मालाबार हिल में रहते थे, उनके लिए ग्रांट रोड पहुंचना बहुत दुश्वारी का काम था। धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने वाले नाटकों के दर्शक कम आने लगे और इसी दौरान कुछ पारसियों ने, हिंदुओं और ईरानी एंटरप्रेन्योर्स ने मौका देखकर और ग्रांट रोड के आसपास की रहती आबादी देखकर उन्होंने पारसी, हिंदी और ईरानी नाटकों का मंचन शुरू कर दिया। तो अब यहां तक तो आपने सुना बॉम्बे थिएटर, और जो पहले ग्रीन रोड पे मौजूद था, somewhere between 1776 and 1835, and then there was a 10-year hiatus, and then in 1845 a new Bombay theatre was built at Grant Road, which was donated by Jagannath Shankar Seth। और अब यहाँ से ग्रांट रोड थिएटर की कहानी शुरू होती है। तो क्या आप ग्रांट रोड थिएटर की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? भाई जल्दी जल्दी से भेजिए यहाँ चैट में लिखकर। ऐसे काम नहीं होता है भाई, हम तो आदी हैं ऑफलाइन परफॉर्मेंस करने की। वहां पे ऑडियंस बैठी होती है सामने, हम सवाल करते हैं, ऑडियंस सीधा सीधा जवाब देती है। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो जल्दी से यहाँ पे लिखिए। यस, कोई शक? यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू माय फ्रेंड। तो अब बॉम्बे थिएटर, नए बॉम्बे थिएटर के कुछ अहवाल। सबसे पहले तो इमारत आपको बताऊं मैं। ग्रांट रोड थिएटर अंग्रेजी आर्किटेक्चर के हिसाब से बना था, काफी कुछ ड्रूरी लेन थिएटर की तर्ज पर। ड्रेस बॉक्सेस बाहर की तरफ निकले हुए थे और कुल 72 लोग, 72 पीपल उसमें बैठ सकते थे। ऑडिटोरियम के पिट में अराउंड 65 पीपल और तकरीबन 200 लोग गैलरीज के अंदर। कुल मिलाकर 337 पीपल कैन सिट इनसाइड दैट ऑडिटोरियम। अकूस्टिक्स तो साहब ऐसे थे कि स्टेज पर अगर खड़ा होकर कोई हल्के से भी बोले तो पूरे ऑडिटोरियम में सुनाई देता था। लेकिन लेडी फॉकलैंड के मुताबिक, जो 1847 में लिखती हैं, कि ऑडिटोरियम तो बहुत खूबसूरत था लेकिन अक्सर खाली रहा करता था, ज्यादा ऑडियंस नहीं आया करती थी। सीनरी, जो ड्रॉप पर्दे पीछे से गिरते थे, भारी रकम थिएटर की इमारत में खर्च हो गए, इसलिए सीनरी ड्रॉप पर्दों के लिए कुछ खास पैसे बचे नहीं। लेकिन मिसेस डीकल, जो पेट्रन और मैनेजर थी थिएटर की, उन्होंने काफी रकम खर्च करके इंग्लैंड से सीनरी के पर्दे मंगवाए और थिएटर को गिफ्ट किए। द ब्रिटिश इंडियन जेंटलमैन्स गैजेट ने इन पर्दों की तारीफ की, लेकिन बाकी अखबार थिएटर की बदनिजामियों से बेजार और अक्सर पर्दों के ऊपर तनकीद किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार प्रशिया के प्रिंस वोल्डेमॉर अपने कुछ दोस्तों के साथ नाटक देखने आए। प्रशिया के प्रिंस वोल्डेमॉर नाटक देखने आए तो नाटक के बीच बड़े जोर शोर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक पर्दा नीचे गिरा, जिसपे मॉसिया दे शैपेल के ड्राइंग रूम का सीन बना हुआ था। अचानक पर्दे की रस्सी टूटी और पूरा पर्दा मंच पे कलाकारों के ऊपर गिर पड़ा। दर्शकगण भड़क उठे और
कई दिनों तक अखबारों में क्रिटिक्स ने इस हादसे की आलोचना की, पर यह खामियां थिएटर से कभी दूर ना हुई। कॉस्ट्यूम्स का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि भाई देखिए, ये डिपार्टमेंट भी बड़ा कमजोर था। शुरू में थिएटर डायरेक्टर्स ने सोचा कि भाई असली चीज कहानी होती है, किरदार ने क्या पहना है उससे क्या फर्क पड़ता है। पर साहब, जब बड़े धूमधाम और इश्तिहार के बाद जिसमें लिखा था entirely new scenery, dresses, decorations, etc. W.H. Wills का नाटक द लाबोट फिन और द कॉर्निश रेकर खुला तो दर्शक भड़क गए। कॉर्निश रेकर्स ने स्कारलेट ब्रीचेस और सफेद पेटीकोट पहने हुए थे। दर्शकों ने हंगामा बर्पा कर दिया, हमें बेवकूफ समझा है क्या। बाद में क्रिटिक्स ने अखबार में लिखा कि कॉर्निश रेकर्स मोटा ब्रॉड क्लॉथ का कपड़ा पहनते हैं और पेटीकोट से उन्हें सख्त नफरत है। इस वाकये के बाद थिएटर, कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइन और इन सब चीजों को, सीनरी को गंभीरता से लेने लगा और इंग्लैंड से लेटेस्ट स्टेज फिटिंग के कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइन्स आने लगे। तीसरा पहलू जो बॉम्बे थिएटर का था, नए बॉम्बे थिएटर ग्रांट रोड का था, वो था लाइटिंग। शुरू में तो साहब ऑयल लैंप और मोमबत्तियों से काम चलाया करते थे लोग, लेकिन बाद में गैस लाइट्स का भी इस्तेमाल होने लगा। कहा जाता है कि 1847 में गवर्नर की बीवी मिसेस रीड के इस्तकबाल के लिए पूरा थिएटर गैस लाइट से रोशन किया गया, पर थिएटर में लाइटिंग एक समान कभी ना रही। शायद थिएटर के मैनेजर्स को गैस लाइट्स का सही इस्तेमाल करने नहीं आता था। 1854 अप्रैल में जहां बॉम्बे गैजेट एक प्ले में लाइटिंग की तारीफ करता है, तो दिसंबर 1854 में द बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर लाइटिंग को रेचेट करार देता है और लाइटिंग हमेशा कुछ मामला हिला ही रहा। न्यू बॉम्बे थिएटर ग्रांट रोड के मैनेजमेंट के बारे में अब कुछ अल्फाज। शुरू में जब ग्रांट रोड थिएटर खुला तो ये मिसेस डीकन को रेंट फ्री दिया गया। मैनेजिंग कमेटी के चेयर थे लेगेट, जो रेवेन्यू जज और सीनियर मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस थे, और 2 हिंदुस्तानी मेंबरान भी थे कमेटी पे, जगन्नाथ शंकर सेठ और खुर्शीद जी जमशेद जी। पर इसमें से किसी का भी थिएटर से कोई वास्ता नहीं था। उन्हें थिएटर के मुनाफे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबका अपना अपना अलग कारोबार था, नौकरियां थीं, और उनकी सिर्फ ये दिलचस्पी थी कि थिएटर बंद ना हो। कुछ दिनों के बाद मिसेस डीकल और कमेटी के बीच ना इत्तेफाकी हो गई और उन्होंने थिएटर 3 साल के लिए किराए पे उठा दिया। लेकिन बदनिजामी कायम रही। वक्त पे किराया वसूल नहीं किया जाता था, उधार बढ़ता चला गया, और एक वक्त तो यह आया कि सरकार से फाइनेंशियल एड या ग्रांट के लिए गुहार की गई, पर सरकार ने यह अपील ठुकरा दी। आखिरकार कमेटी के पास कोई चारा नहीं था बल्कि थिएटर की नीलामी करे। 29 अगस्त 1855 को थिएटर की नीलामी हुई और जगन्नाथ शंकर सेठ ने उसको खरीद लिया। अब वो उनकी जाती मिल्कियत बन गया। उनकी मौत के बाद थिएटर उनके वारिस विनायक शंकर सेठ और उनके बाद उनकी बेवा लक्ष्मीबाई विनायक शंकर सेठ का हो गया। 1885 में लक्ष्मीबाई ने थिएटर को वेस्टर्न इंडिया फ्लो मिल्स को बेच दिया। 1860 में मिसेस डीकल इंग्लैंड वापस लौट गईं और उसके बाद तकरीबन अंग्रेजी नाटक थिएटर में होना बंद हो गए। तब तक हिंदुस्तानी जबानों के नाटक होना शुरू हो गए थे और पारसी और हिंदी कलाकारों ने मंच पर कब्जा कर लिया। जब तक थिएटर गवर्नर और आला अंग्रेज अफसरों के पास था, अब मैं जरा आपको ऑडियंस के बारे में बता रहा हूं। जब तक थिएटर गवर्नर और आला अंग्रेज अफसरों की सरपरस्ती में था, ज्यादातर सोसाइटी जेंट्री आया करती थी। लेकिन जब थिएटर ग्रांट रोड चला गया तो फोर्ट, मालाबार हिल और कोलाबा से जेंट्री को आने में दुश्वारियां पेश आने लगी। कुछ ईसाई पादरी थिएटर की मुखालफत भी करने लगे और उसे डिप्रेव्ड या इमोरल कहने लगे। सबसे ज्यादा मुखालफत डॉक्टर भाऊ दाजी लाड़ की थी, जो हिंदू नाटक पेश किया करते थे। द ओरिएंटल क्रिश्चियन स्पेक्टेटर बराबर उनके नाटकों की मुखालफत किया करता था। कुछ दिनों तक थिएटर के दर्शकगण तिजारती जहाजों के मल्लाह, सिपाही और शहर में आए ताजिर होने लगे। सोसाइटी लोगों के मुताबिक थिएटर अब इन नए दर्शकों के पसीने और स्मोकिंग की वजह से बदबूदार हो गया। एटिकेट्स दिन ब दिन गिरने लगे।
मल्लाह और सिपाही औरतों से खासकर बदतमीजी से पेश आने लगे। जूनियर अफसर अपने सीनियर्स की गैर मौजूदगी में बेलगाम नजर आते, जैसे उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कभी कभी तो इतना हंगामा बर्पा हो जाता कि दर्शकों को काबू में लाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती। दर्शक अक्सर नाटक को खराब करते, फिक्रे और ताने कसते, और कभी कभी दर्शकों के गिरोह आपस में हाथापाई के ऊपर भी उतर आते। एक मुसलसल शिकायत जो थी वो ये थी कि पारसी लोग अपनी ऊंची ऊंची पगड़ियां लेकर आते हैं और आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, जिससे पीछे बैठे दर्शकों को नाटक देखने में बड़ी दुश्वारी होती है। ये अलग बात है कि बाद में तकरीबन तकरीबन सारे ही दर्शक और थिएटर के मालिक पारसी हो गए। अब हम बात करते हैं टिकट प्राइसेस की। जब तक अंग्रेजी नाटक होते थे, टिकट के दाम कुछ इस तरह थे। ड्रेस बॉक्स 8 रुपए, पिट 6 रुपए, अपर बॉक्स 5 रुपए, गैलरी 3 रुपए। पर कभी कभी ये दाम गिर भी जाते थे। जैसे 1830 में ये दाम थे ड्रेस बॉक्स 6 रुपीज, पिट 5 रुपीज, अपर बॉक्स 3 रुपीज एंड गैलरी 2 रुपीज। एक रात की कमाई 1500 से लेकर 3000 रुपए तक होती थी। वैसे आजकल भी हम थिएटर वाले इतने ही कमाते हैं, कोई 150 साल में कुछ खास हमारे हालात बदले नहीं हैं। नाटक 12:30 बजे रात तक चलता था और लोग अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मंच पर देखकर बहुत खुश होते थे और बड़े फिक्रे कसते थे। जब कोई एक्टर खासकर रोमांस भरा डायलॉग मंच पे बोलता तो सामीन, दर्शकों में बैठी हुई खवातीन, उनको ये लगता कि ये डायलॉग सिर्फ उनके लिए कहा जा रहा है। 1821 के बाद हिंदुस्तानी दर्शक भी थिएटर के अंदर आने लगे। 3 अगस्त 1821 को बालकृष्ण नाथ शंकर सेठ ने ड्रेस बॉक्स का एक टिकट खरीदा। 13 दिसंबर 1822 को हुरमस जी बोमन जी और सोराब जी फ्रामजी ने 2 टिकट खरीदे और एक चांदी का तमगा जिसपे कॉम्प्लीमेंट्री सीजन टिकट खुदा हुआ है, मानिक जी कार्सित जी को बॉम्बे एमेच्योर थिएटर ग्रुप ने तोहफे में दिया था, जो आज तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में महफूज रखा हुआ है। Actors. Vivek, you were asking the question about actors. Initially, the actors were British, but then later Indian actors started appearing on stage. शुरू में बॉम्बे थिएटर के ज्यादातर एक्टर्स एमेच्योर थे, लेकिन बाद में जब ग्रांट रोड थिएटर खुला तो ज्यादातर एक्टर्स प्रोफेशनल हो गए। मिसेस डीकल खुद भी परफॉर्म किया करती थी। बाद में फॉरेन थिएटर कंपनीज जब कलकत्ता, चाइना, ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाया करती थी तो बॉम्बे जरूर रुकती और उनके प्रोफेशनल ट्रूप्स बॉम्बे थिएटर में परफॉर्म करते। फिर ये तरीका हिंदुस्तानी थिएटर कंपनियों ने भी अख्तियार कर लिया। जब वो मुल्क के दौरे पे निकलते तो बम्बई जरूर आते और परफॉर्म करते। विष्णुदास भवे उन पहले डायरेक्टर्स में थे जिन्होंने ये चलन शुरू किया। ऑडियंसेस का टेस्ट, सामईन का ज़ौक़। बम्बई के दर्शक ज्यादातर मेलोड्रामा और फार्स पसंद करते थे। ये छाप लंदन के थिएटर से थी, जहां मध्य 19वीं सदी, मिड 19th सेंचुरी में इस तरह के नाटक बहुत मकबूल थे। और लंदन पे ये असर जर्मनी से आया था, जहां पे लेसिंग, गोएथे और शिलर के नाटक बहुत मशहूर थे। ज्यादातर दर्शक मिलों या कारखानों या बंदर में काम करने वाले लोग थे, जो कॉमेडी और मेलोड्रामा का मिश्रण पसंद करते थे। काम से थक के आने के बाद वो हल्का फुल्का नाटक देखना पसंद करते थे। जैसे कि मिसेस डीकल ने ग्रांट रोड थिएटर के इनॉग्रेशन पर कहा था, ओल्ड वाइन्स मेड मेलो एंड इम्प्रूव बाय एज, न्यू फ्रूट्स बट लेट फ्रॉम द लंदन स्टेज। अफरा तफरी के आलम में पूरा नाटक करना अमूमन मुश्किल हुआ करता था। शेक्सपियर लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अक्सर उनके नाटकों में जो कॉमेडी सीन्स होते थे वही परफॉर्म किए जाते थे। लोग संवाद यानी डायलॉग ज्यादा पसंद नहीं करते थे और यकीन रखते थे एक्शन में, जेस्टिकुलेशन में, क्लाउनिंग में, स्पेक्टिकल में। सुपरनैचुरल सीन्स की डिमांड होती थी, सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस, और जितने सॉन्ग और डांस सीक्वेंसेस ज्यादा हों उतना बेहतर माना जाता था। और रोमांस, प्लॉट का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपसे कहे ये उसमें होना बहुत जरूरी था। अगर कोई एक्टर सोलिलोकी करते वक्त मौजूदा हालात पर या किसी मौजूदा शख्सियत के ऊपर तंज या सरकास्टिक रिमार्क कर फिक्रा कसते तो उसे बहुत सराहा जाता था और दर्शक बहुत ताली बजाया करते थे। सीरियस नाटकों में भी लोगों को रोमांस और कॉमेडी चाहिए होती थी। अदबी और अखलाकी मेयार इन नाटकों का काफी कम था और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन तो
बिल्कुल नहीं था। उस जमाने के जो कुछ मशहूर नाटक थे वो उनका नाम इस तरह से है: स्पीड द प्लाव थॉमस मॉर्टन का, लव लॉ एंड फिजिक बाय जेम्स केनी, द स्कूल ऑफ स्कैंडल बाय रिचर्ड शेरिडन, शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, द हनीमून बाय जॉन टोबिन, रूल अ वाइफ एंड हैव अ वाइफ by Francis Beaumont and John Fletcher, and Miss in Her Teens by David Garrick. पारसी थिएटर ने बॉम्बे थिएटर की खूबियां और कमियां, जैसे कि प्ले हाउस सिस्टम, फीमेल एक्टर्स की कमी, फूहड़ कॉस्ट्यूम्स, उधड़े पर्दे, मिडिल क्लास व्यूअरशिप और गिरे हुए टेस्ट के नाटक विरसे में पाए। लेकिन पारसी थिएटर और मराठी थिएटर ने इसके बाद क्या किया, ये दास्तान किसी और दिन के लिए। आज की दास्तान यहीं पर ख़त्म होती है, जो दास्तान थी बम्बई में थिएटर की आमद की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इफ यू गाइस वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज फील वेलकम टू ask me a question or no. My time runs out, Manisha. It was from 9 to 9:30. So I can possibly drop in at your house one day and I can recite the tale further to you. Yes, please do that, Danish. So heavy end, and if you guys want to ask any questions, please feel free. Anyone from the audiences? There are a few questions. Yes, please. Vivek wants a bibliography. Vivek wants my bibliography. Yeah. Vivek, just go to Catherine Hanson's book, which is a translation of Somnath Gup's book that I said. It's called The Parsi Theatre, Its Origins and Development. And in India, the book has been published by Seagull. And if you get hold of this book, it would give you a very comprehensive history of the early Bombay theatre and Parsi theatre, not so much about Marathi theatre. But that book has bibliography and that would lead you to further books. Well, there's a question that says, did 1857 have any influence on Bombay theatre? Not really, because by the time the transition to Parsi theatre had happened, and India was not a monolithic country structure at that time. A lot of what was happening in 1857 was affecting the north and the central part, not so much Bombay, and the theatre as such was continuing to grow in Bombay in that period. I'm sure there would have been temporary hiccups or effects, but I do not recall reading any major trend or change. Yogi Raj asks, how was background music and who were the musicians then? Most of the background music was live. It was played from the pit or from the sidelines. And I do not have enough information about the musicians, the names of the musicians, or how it was all done. Maybe that would require another chapter and a bit more research. Manisha asks, where exactly are the locations today? Well, I don't, the Grant Road Theatre, I don't know. I'll have to read the Royal Opera House history to figure that out. But the Bombay Theatre, which existed in Green, in the fort area, I think that's gone. That doesn't exist anymore. Yeah, that has been replaced by the Elphinstone buildings. We had a lecture about a couple of weeks earlier. Right. Then Manisha also asks what kind of theatre was happening elsewhere. So Manisha is full of questions. Well, Manisha, I think primarily there was not so much of modern proscenium theatre happening elsewhere. Elsewhere, we were still having folk or traditional theatre like Ram Leela or Pandwani or Yakshagana, or Dastan Goi. Those were the kind of theatre that was happening in 19th century. It was primarily Bombay which was experiencing modern theatre. Okay. Priyanka wants to know what the income of the actors was. Well, I think you can count that if on a good day they were making 3,000 rupees for a night, and there were professional actors at Bombay Theatre, I'm sure they must be making, a good 150 to 300 rupees. Not for a night, but for the whole month, I think. Vivek wants to know whether race bias played a role in acting and attending.
Yes, I think so, because initially the gentry was all British people who came to watch it. But when the theater moved from Bombay Green to Grant Road, then it's kind of incomprehensible for our times. But people from Colaba, Fort, and Malabar Hill thought it was too far, and they kind of stopped going to Grant Road. Which led to a decline of English theatre happening, and seizing the opportunity were the Parsi, Irani, and the Hindu theatre companies, who kind of observed the population that was living closer to Grant Road, and they started catering theatre to them. And I mentioned the initial plays were mainly comedies or farce. Most of the time, full plays were very difficult to happen because the audience was too noisy or would interrupt a lot. And people were basically doing loosely structured play, which had just sequences of comedy, farce, a lot of song and music, spectacle, clowning, and miming happening. Okay, one last question I will entertain from the audience, and then I'm going to ask two of my own, which is, are any of these theaters functional even today? I don't think so. Right. I think Royal Opera House is perhaps the oldest theater right now. Right. And my questions are, was Dastan Goi active in Mumbai of those days? Yes, there is a mention of Dastan Goi. I do recall that somebody sent me a chapter where he wrote about walking up the stairs of some dilapidated building somewhere on Muhammad Ali Road, or in the fort area, and finding in the early 20th century a session of Dastan Goi happening. But there is no such known tradition of Dastan Gois in Bombay. But it does seem that there were, because a lot of Parsi theatre was influenced by Dastan Goi and by Tilisme Hoshruba. So I won't be surprised that in the early Parsi theatre days, if there were Dastan Gois around in the city who were also doubling up as writers of Parsi plays. Okay, and my last question, and the last question for the day, there's a comment that says everything is too far for people from Colaba. Well, I think it holds true even today. Everything is too far for people from Colaba. And how much of a shadow does Parsi theatre cast on the film industry? Completely. The whole film industry came out of Parsi theatre, and the whole screenplay, the structure. I mean, you would have realized when I mentioned that people were fond of melodrama and farce and comedy. They wanted romance, even in a serious play. And the more the song and dance sequences, the better it is. All of this echoes of early film industry. So the complete template of what modern Hindi film industry was taken from the Parsi theatre, and that influence remains right till date. Right. With that, we will call it a day, sir. Yeah, Thank you very much. absolutely. Thank you, everyone. It was really a pleasure performing to you all. I hope you all enjoyed it. Thank you, Royal Asiatic Society. Thank you, Shahnaz and Ramesh and all of the people who are here on the team. And well, see you at a live performance, which is 7th and 8th of January at Prithvi Theatre. And it's called Qissa Urdu Ki Aakhri Kitab Ka. This time, I'm really bringing you a satire and a farce, just like the New Bombay Theatre. And I hope you will all come to Prithvi Theatre on 7th and 8th of January. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Danish. Thank you. It was a pleasure. Same here. Thank you.